Okay, so now we'll be continuing with the lecture on the first chapter, reproduction in organisms. Okay, now till now we have discussed lifespan. What is lifespan? Okay, now we'll be discussing about the second term, that is immortality. Immortality, as the translation says, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? अमर, जो कि जिसकी डेथ नहीं होती. ओके, immortality. Now, as such, all organisms die. All organisms die, except the unicellular forms. Single-celled organisms, they die. Okay, this unicellular is no longer in use. We say acellular organisms. Organisms which do not have cells, acellular organisms. ठीक है, तो अभी इनको इमॉर्टल क्यों कहा जाता है? ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी देयर इज वन सेल और वन ऑर्गेनिज्म, राइट? व्हाट विल हैपन? इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू टू. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू सॉ वाज फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स हैज़ अकर्ड. इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? Binary fission, right? Binary fission is the mode of reproduction. It is the mode of reproduction. Okay, ठीक है. अच्छा, cell division involved in this. कौन सा सेल डिविजन होता है इसमें? It's not mitosis, it is amitosis. Okay, amitosis, right? अच्छा, क्या सब में एमाइटोसिस ही होता है? अभी जैसे हमने कहा नहीं, माइटोसिस नहीं, एमाइटोसिस ही होता है सिर्फ. अच्छा, अमीबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. जब अमीबा डिवाइड करेगा या पैरामीशियम जब डिवाइड करेगा, बाइनरी फिजन शो करेगा. ट्रिपैनोसोमा भी बाइनरी फिजन शो करता है. यूग्लिना भी बाइनरी फिजन शो करता है. ये प्रोटिस्ट हैं कुछ, ठीक है, जो बाइनरी फिजन शो करता है. यीस्ट फंजाई है, ठीक है. तो अब एमाइटोसिस हम बैक्टीरिया में एंड यीस्ट, इन दोनों के लिए बोलते हैं, ठीक है. दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिविजन. एंड देन देयर इज माइटोसिस. ओके, माइटोसिस इन प्रोटिस्ट, in the protist, right? So now because of this, now see, the protoplasm, the cytoplasm plus the nuclear content is actually conserved in these two cells. It is not lost, it doesn't die, it's not finished, right? So basically अब इसमें क्या है, ये क्या करेगा, ये अब जैसे अपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेल डिवीजन के टाइम अलग अलग फेजेस होती हैं, राइट? There is G1 phase, then there is synthetic phase, then there is G2 phase, and there is M phase. Okay, so G1 phase है, right? उसके बाद S phase आया, उसमें DNA रेप्लिकेशन हुआ. G1 phase में बेसिकली तो केमिकल्स का अमाउंट इंक्रीज़ होता है, ठीक है. जो G2 phase है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स का जो भी नंबर है वो डबल होना शुरू हो जाता है, जिससे 2 सेल्स बन सकें. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है, इस तरह से. अच्छा, जो ये फेज़ है G1S G2M, जो सेल साइकिल है, इसमें अगर आप एक चीज़ देखो तो जो कंटेंट है वो डबल अप हुआ, राइट? जितना भी सारा कंटेंट है न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कंटेंट डबल अप हुआ. और ये जो कंटेंट है आधा आधा इन दोनों सेल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो जो पेरेंट के अंदर था वो क्या कभी ख़त्म हुआ? नहीं. अब इससे भी 2 बन जाएंगे और इससे भी 2 बन जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ वी से द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द लिविंग मैटर इज़ इमॉर्टल इन केस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ओके, ठीक है जी. सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म क्या है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, राइट? रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ अ साइक्लिक फिनोमेना. इट्स अ साइक्लिक फिनोमेना. वर्ड से भी पता चलता है. वर्ड आप देखो क्या लिखा है, इट्स RE, it's reproduction. So it's basically a cyclic phenomena
in which organisms produce their own kinds, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स और बनाते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ कह सकते हो, when offsprings become parents, जो ऑफस्प्रिंग्स आज हैं वो जो पेरेंट्स बन जाएंगे तो आप उन्हें क्या बोलोगे, जिस प्रोसेस को क्या बोलोगे, या इस फिनोमेना को आप क्या बोलोगे, इट्स रिप्रोडक्शन, राइट, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, ये डेफिनेशंस क्लियर, ठीक है। इट्स बेसिकली अ साइक्लिक फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ओन काइंड, ऐसा, ठीक है, सिंपल हो गया, ठीक है। द पर्पस और ऑब्जेक्टिव, it is for perpetuation of species। अब ये perpetuation क्या चीज़ है, see perpetuality ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। आप सिर्फ सर्वाइवल कह सकते थे, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ कह सकते थे, या आप एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज़ कह सकते थे। आपने एक डिफ़िकल्ट इंग्लिश का वर्ड चूज़ किया, परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़, बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी यूज, इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस, अब जैसे पेरेंट्स हैं उस तरह के ऑर्गेनिज्म सब एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस में आ गए। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अब एग्जिस्ट करने लग जाए, एंड सो ऑन। द सेकेंड थिंग इज सर्वाइवल। Those which are being given birth or which are produced, right, should survive, right. So it is basically the purpose of reproduction is for perpetuation of species. Reproduction should occur in such a way that it would ensure the existence as well as survival. Both things are necessary. अभी देखिए ये क्यों, ये दोनों ही चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी। अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर वाज अ कपल, अ चाइल्ड वाज बोर्न टू द कपल, राइट, एंड द चाइल्ड डिड नॉट सर्वाइव। द चाइल्ड वाज बोर्न बट आफ्टर फ्यू ईयर्स अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी हो गई, उसे कोई एक्सीडेंट हो गया, एनीथिंग एट ऑल, 2 साल का 3 साल का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। क्या ये रिप्रोडक्शन है? क्या ये जो रिप्रोडक्शन है ये स्पीशीज़ को इस अर्थ पर मेंटेन करके रख सकता है? नहीं, राइट। ऐसा रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा और प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो रिप्रोडक्शन इज ए फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू viable and fertile offsprings। अब ये तीन क्राइटेरिया हैं, इट इज़ न्यू, वायबल एंड फर्टाइल, ये 3 क्राइटेरिया। न्यू कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस। एक ऑर्गेनिज्म जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लग जाता है तो वो अपनी फीडिंग खुद करता है, खुद रेस्पायर करता है, इस तरह से, ठीक है। तो उसके इंटरेक्शंस अपने एनवायरनमेंट के साथ इंडिपेंडेंट इंटरेक्शंस होते हैं अपने पेरेंट के कंपैरिजन में, राइट। पेरेंट्स के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स नहीं होते, इस तरह से आप चीज़ें समझ सकते हो। पेरेंट्स की ब्रीदिंग से किसी एक उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसकी ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर पेरेंट किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है और बच्चा जो है किसी फ्रेश एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट में है, तो दोनों के इंट्रैक्शंस अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हो सकता है पेरेंट को कोई हार्म, उनके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बट बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो इंट्रैक्शंस जो हैं वो उसके नए इंट्रैक्शंस हैं। आपने एक जगह
एक रोज़ प्लांट उग रहा था, आपने उसकी कटिंग ली, एक ब्रांच को कट किया, उसको दूसरी जगह उगाया। अब आप एक चीज़ देखिए, उसकी जो 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 कटिंग है उससे जो नया रोज़ का प्लांट बनेगा, उसकी जो रूट्स बनेंगी वो नए लेवल पे एक इंटरेक्ट कर रही हैं अपने माइक्रो एनवायरनमेंट के साथ में। वो एनवायरनमेंट जो कि उसके रूट्स के जस्ट आसपास होगा, उसके साथ उसके इंट्रैक्शंस इंडिपेंडेंट है, राइट। इस तरह से वायबल का क्या मतलब होता है? वायबल मीन्स केपेबल ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने की उसमें क्षमता होती है, राइट। इट शुड बी केपेबल ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहना चाहिए वो, ठीक है। नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फर्टाइल, should be able to, it is not necessary that it would, should be able to reproduce if the chance arises। अगर ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिले या अगर ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिटी ले, ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। ठीक है, तो अब ये फर्टाइल को हम वायबल के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी कब तक ज़िंदा रहना चाहिए? 30 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक। इट शुड सर्वाइव अप टू द एज ऑफ 50 years, 60 years और वॉट, टिल व्हेन, राइट। शुड सर्वाइव should survive up to maturity, up to maturity। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो आपका तो क्या, तो प्यूबर्टी तक, राइट, कि इसकी प्यूबर्टी अटेन होनी चाहिए। अब लेट अस सपोज मेल्स में, फॉर एग्जांपल मेल्स में प्यूबर्टी 11 years ऑफ एज पे अगर अटेन होती है, ठीक है, या 12 years पे होती है, 13 years पे होती है, किसी भी मैमल में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एज तक उसको ज़िंदा रहना चाहिए, जिससे एटलीस्ट आप ये बता सको, आप ये चीज़ जस्टिफाई कर सको कि ऑर्गेनिज्म फर्टाइल है। सी व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज़ बेसिकली द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। कैसे पता चलता है? गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गेमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो अब किसी की बॉडी में गेमीट बनने शुरू हो गए और गेमीट्स अब रिलीज़ भी होने शुरू हो गए, ठीक है, और ये जो गेमीट्स हैं ये बेसिकली रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं, राइट। द गेमीट्स आर वेल डेवलप्ड, राइट, दे आर वेल फॉर्म्ड। तो उस एज तक जबकि गेमीट्स बने, ठीक है, उस स्टेज तक अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली देयर आर 3 criteria: न्यू, वायबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ओके, राइट। सो नाउ मूविंग अहेड, बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए होते, कुछ पॉइंट्स आपको खुद से पढ़ने होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एनसीईआरटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख देती है, बट अपने को वो टॉपिक पूरा कवर करना होता है। बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस। व्हेन डू यू से रिप्रोडक्शन हैज़ स्टार्टेड? कब कह सकते हो? मॉलिक्यूलर बेसिस, एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या चेंज आए कि आप कह सको कि रिप्रोडक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब नाउ विच मॉलिक्यूल इज एक्चुअली क्रिटिकल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? विच मॉलिक्यूल? इट्स डीएनए, राइट। तो यहाँ पर अगर डीएनए की कॉपी बनना शुरू हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। वंस द डीएनए बिगिंस टू रेप्लिकेट, एक बैक्टीरियल सेल है, उसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही आपको दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में नज़र आता हुआ दिखे, अभी पूरा नहीं बना है, बनना शुरू हुआ, तो आप क्या बोल देते हो? रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, ऑर्गेनिज्म हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है जी। सेलुलर बेसिस, सेलुलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन।
सेल्स के लेवल पे आपको ऐसा क्या दिखे कि आप ये कहो कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या होगा, राइट? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब सेल डिवाइड करना शुरू होगा, राइट? डिवीजन कुछ कोई सा भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, राइट? तो इस तरह से जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, अब अमीबा है, इफ द अमीबा इज सपोज टू डिवाइड, राइट? तो अब जब उसका सेल डिवाइड करता हुआ दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग। ओके, ठीक है जी। द थर्ड बेसिस मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हो गया, सेल्स के लेवल पे हो गया, ठीक है? तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया हैं। एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स वी से व्हेन द डीएनए हैज़ बिगन टू रेप्लिकेट, इट इज़ द reproduction, the process of reproduction has started, or when the cell division has occurred or is ongoing, we say the organism is reproducing. Okay. Organism basis, formation of रिप्रोडक्टिव यूनिट, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म बनाए जो रिप्रोड्यूस करने में मदद करे, उसकी एग्जिस्टेंस अगर आपको दिखती है तो तब आप क्या बोल देते हो कि अब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। जैसे बर्ड बननी शुरू हुई, ठीक है? तो अब ग्रॉसली बेसिकली तो इन दोनों चीज़ों से काम चल जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया या सेलुलर बेसिस हो गया। लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, राइट? उसमें तो सेल डिवीजन बहुत जगह हो रहा है। अब एक देयर इज अ मैंगो ट्री, सेवरल सेल्स आर डिवाइडिंग इन इट, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवीजन, राइट? तो उसमें डिवीजन हो रहा होगा। तो अब ये जो डिवीजन हो रहा है तो क्या वो उस मैंगो प्लांट का रिप्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, राइट? अब होगा क्या कि वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाएगा। इट वुड प्रोड्यूस अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इट कुड बी अ बड, इट कुड बी ए स्पोर, इट कुड बी फ्लावर, इट कुड बी फ्रेगमेंट if the fragment is capable of forming a new organism, right? Embryo, if you are able to see the embryo, seed, fruit, any of these things can be considered as a reproductive unit. And once the reproductive unit comes into existence, hydra forms a bud on it, right? Once a bud begins to form on the hydra, the parent hydra, we say the reproduction has started. Okay, so basically these are the fundamentals of the term reproduction, right?